क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग बेस्ड अप्रोच में सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये 10th क्लास के कोर्स का कंटेंट है। पहले बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग की। इन अ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल द डेटा सेट विच इज फैड टू द मशीन इज लेबल्ड। जो डेटा दिया जा रहा है मशीन को वो लेबल्ड डेटा है। यहां पे लेबल्ड डेटा का मतलब है बहुत सिंपल सी भाषा में कि आप जो डेटा दे रहे हैं उसके बारे में आप कुछ बता रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी को कुछ प्रोडक्ट दिया तो आपने उस प्रोडक्ट का नाम उसके नीचे लिख कर दिया कि ये प्रोडक्ट जो है उसकी डिस्क्रिप्शन ये है। यानी आपने कुछ भी ऐसा डेटा और उस डेटा की क्या आइडेंटिफिकेशन है, लाइक दिस इज अ पेन। आपने कोई प्रोडक्ट है पेन, आपने बताया कि ये एक पेन है। या एक छोटे बच्चे को जब हम कुछ सिखाते हैं तो हम उसे बताते हैं कि बेटा दिस वन इज दिस, कि बेटा ये एक एप्पल है, ये एक ऑरेंज है, ये एक गुआवा है, ये ग्रेप्स हैं। हम बच्चे को आइडेंटिफिकेशन देते हैं, यानी हम उसे आइटम भी देते हैं और आइटम के बारे में भी बताते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग में जो ये कॉन्सेप्ट यहां लिखा हुआ है कि इन अ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल द डेटा सेट विच इज फैड टू द मशीन इज लेबल्ड। डेटा जो है वो लेबल्ड है। यहां पे आगे भी लिखा है कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द डेटा सेट इज नोन टू द पर्सन हु इज ट्रेनिंग द मशीन ओनली देन ही or she is able to label the data. A label is some information which can be used as a tag for data. For example, students get grades according to the marks they secure in examinations. These grades are labels which categorize the students according to their marks. तो यहां पे भी एक लेबल डेटा के बारे में बात हो रही है कि जो बच्चे के ग्रेड हैं वो भी एक तरीके का लेबल्ड है जो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं सुपरवाइज लर्निंग को लेकर के। बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास में डेटा होता है, हमारे पास में क्वेश्चन भी होते हैं, इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। हम इसका एग्जाम्पल अगर और लें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन है कि वो जो पार्टी है वो इलेक्शन में जीतेगी या नहीं जीतेगी। तो अब इलेक्शन में वो पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी तो हम क्या करते हैं, वहां पे सर्वेज करते हैं। बहुत सारे चैनल्स जो हैं एक्चुअल रिजल्ट आने से पहले ही बता देते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि ये वाली पर्टिकुलर पार्टी जो है ये विन करने वाली है, लोगों की ओपिनियन ये है। ओपिनियन पोल्स लेकर के वो आते हैं। इट मींस उनके पास में लोगों का इनपुट भी होता है, लोगों की राय भी होती है, फिर लोगों से ही पूछते हैं कि बताइए आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीतेगी। तो वो जो डेटा होता है वो उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस डेटा के बेस पे वो ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया से मुझे ये इनपुट मिला और ये आउटपुट आने की कोशिश की जा रही है कि भाई इस फला एरिया से लोग कह रहे हैं कि ये वाली पार्टी जीतेगी, दूसरे वाले से ये वाली जीतेगी। तो इस सब का एक रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शनल एल्गोरिथम्स लगाते हैं और फिर बता देते हैं कि प्रेडिक्शन करके कि भाई ये इनपुट पे ये आउटपुट आ जाना चाहिए। और एक दिन ऐसा आता है कि जब एक नया टेस्टिंग डेटा डलता है, जब एक एक्चुअल रिजल्ट काउंटिंग होती है और उस रिजल्ट काउंटिंग के बेस पे पता चलता है कि भाई कौन सी पार्टी जीती है। अगर आपने जो प्रेडिक्शंस लगाई थी वो प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही बैठती हैं, जो आपने पहले प्रेडिक्शंस अपने ओपिनियन पोल्स आपने दिए थे, तो इट मींस आपका मॉडल जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। आपने जो एल्गोरिथम्स डिसाइड की कि इनपुट आने पर क्या आउटपुट आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही डेटा हम मशीन को देते हैं और एक तरीके से सुपरवाइज्ड करते हैं, बता करके चलते हैं। यहां पे एक सुपरवाइजर होता है जो गाइडर होता है, जो गाइड करता रहता है कि किस तरीके के एल्गोरिथम्स पे काम करना है। डेटा लेबल्ड होता है तो डेटा की प्रेडिक्शन कर पाना भी थोड़ा सा इजीएस्ट वे में हम चले जाते हैं। आगे देखते हैं सुपरवाइज लर्निंग के अंदर भी कुछ कैटेगराइजेशन है। जैसे यहां पे बेसिकली दो कैटेगराइजेशन है, एक है क्लासिफिकेशन, दूसरा है रिग्रेशन। पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, where the data is classified according to the labels. For example, in the grading system, students are classified on the basis of the grades they obtained with respect to their marks in the examination. This model works on discrete data set, which means the data need not to be continuous. तो discrete data set में, और अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जाकर के बात करें तो क्लासिफिकेशन जैसे आपको यहाँ पे ग्राफ भी नजर आ रहा है, एक पर्पल कलर के डॉट्स हैं और कुछ ग्रीन कलर के डॉट्स हैं, वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में डिवाइडेड हो रखे हैं एक डॉटेड लाइंस के थ्रू। ये जो लाइंस आप यहां देख पा रहे हैं, तो ये जो क्लासिफिकेशन करने का क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास में मल्टीपल डेटाज हैं
और उस डेटा को आपकी एल्गोरिथम डिसाइड करती है कि भाई कौन सा डेटा किस कैटेगरी के अंदर जाने वाला है, क्या वो क्लासिफिकेशन करके रिजल्ट्स आपको देने वाला है। इसको हम और एग्जांपल्स, अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में जोड़ने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक पॉपुलर और एक बड़ा फेमस एग्जांपल्स जो आजकल यूट्यूब्स पे या वीडियोस पे या आप किसी भी एक हाई लेवल की बुक्स में पढ़ते हैं तो उसमें आ जाता है कि स्पैम और नॉट स्पैम फिल्टर करना। यानी कि जो ईमेल्स आ रही हैं आपके पास में उसमें कौन सी मेल स्पैम वाली हैं और कौन सी बिना स्पैम की हैं जो आपके काम की हैं, ये फिल्टर करना ये क्लासिफिकेशन का काम है। यानी कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन करके निकालना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कैटेगराइज कर देना, इसमें हमें रिजल्ट भी कुछ ऐसे ही मिलता है जैसे यस और नो, मेल या फीमेल, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। अलग अलग कैटेगरी में और भी ज्यादा डीप में अगर आप पढ़ेंगे बड़े लेवल पे आकर के तो बहुत ज्यादा कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन का भी आ जाता है। लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्लासिफिकेशन है क्या। क्लासिफिकेशन बेसिकली रिजल्ट विल बी इन डिस्क्रीट ऑर्डर। डिस्क्रीट का मतलब है यहां पे एक स्पेसिफिक आउटपुट से होगा, या तो पार्टी जीतेगी या पार्टी हारेगी। अगर आपको रिजल्ट्स पता है और रिजल्ट्स की जो एस्पेक्ट वैल्यू है वो भी आपके आइडिया में आ रही है कि रिजल्ट या तो ये होगा या तो ये होगा, तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन कैटेगरी। या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा, 0 नहीं है तो 1 होगा। इस तरीके से क्लासिफिकेशन, तो ये बाइनरी का एक एग्जाम्पल है। कई बार मल्टीपल क्लासिफिकेशन भी रिजल्ट्स में आ जाते हैं कि मल्टीपल वेरिएशंस भी आ जाते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कितनी तरीके की फसलें होंगी, कितने तरीके के जूसेस होंगे, तो ये भी क्लासिफिकेशन की कैटेगरी हो सकती है। लेकिन एक बहुत सिंपल सा बेसिक एग्जांपल समझने की कोशिश करें, क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड कैटेगराइजेशन। जहां पे आपकी कैटेगराइज डिवाइड हो जाती है, वो उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके अलग अलग करना शुरू कर देता है। लाइक आपने बहुत सारे फ्रूट्स डाल दिए मिक्स करके, आप बच्चे को कहा कि इसमें से एप्पल अलग करो, इसमें से मैंगोज अलग करो, इसमें से ग्रेप्स अलग करो, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन कैटेगरी। क्लासिफिकेशन के और एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक। आपको बैंक से लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपके पास में कस्टमर्स का डेटा है और कस्टमर्स ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अब ये बैंक को डिसाइड करना है कि किस कस्टमर को लोन देना है, किसको नहीं देना है। अब आप एक ऐसा मॉडल प्रिडिक्ट करें, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाए, तो ये क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में आ सकता है। लाइक आपको पता करना है कि प्रिडिक्ट टीम इंडिया विल विन और लूज, कि आपके पास में पुराने कई सालों का डेटा है कि टीम इंडिया कैसा खेल रही है, कैसा कर रही है, तो उसके आधार पे बताइए कि अब जो कल मैच होने वाला है, फॉर एग्जांपल कल एक मैच होने वाला है टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अब कौन सी पार्टी जीतने वाली है। इसी के बेस पे लोग बहुत सारे गेम भी खेलते हैं, बहुत सारा एक प्रेडिक्शन लगाते भी हैं। तो ये जो है कैटेगराइज कि वो विन करेगी या लूज करेगी, ये भी क्लासिफिकेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। और अगर आप देखें कि भाई अगले आने वाले चुनावों में नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे या हारेंगे, तो ये भी क्लासिफिकेशन कैटेगरी का पार्ट हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। आई थिंक अब आपके आइडिया में माइंड में एक सेट हो गया होगा कि भाई क्लासिफिकेशन किस तरीके से यहां पे काम करती है। आगे बढ़ते हैं, रिग्रेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहां पे रिग्रेशन इज कॉल्ड सच मॉडल्स वर्क ऑन कॉन्टिन्यूअस डेटा। देखिए ऊपर था कि वो फिक्स डेटा यानी कि एक डिस्क्रीट वैल्यूज पे काम कर रहा है, जबकि रिग्रेशन में पहला ही डिफरेंस आ गया है कि वो कॉन्टिन्यूअस डेटा पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विश टू प्रेडिक्ट योर नेक्स्ट सैलरी, मान लीजिए अभी आप कुछ सैलरी ले रहे हैं और आज से कुछ साल पहले आपने कितनी सैलरीज गेन की है, किस मंथ में कितनी सैलरीज ली हैं, उसके बेस पर यानी कॉन्टिन्यूअस डेटा के बेस पर हम एक नेक्स्ट सैलरी प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देन यू वुड पुट इन द डेटा इन योर प्रीवियस सैलरी, एनी इंक्रीमेंट, यू वुड ट्रेन द मॉडल, आप मॉडल को भी ट्रेन करेंगे। हियर द डेटा विच हैज बीन फैड टू द मशीन इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पे जो डेटा फीड कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस डेटा फीड कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि और एक एग्जांपल लेकर के आगे बढ़े जिसमें कॉन्टिन्यूअस रिजल्ट्स हमारे पास में मिलते हैं, लाइक टेम्परेचर यानी वेदर फोरकास्टिंग। आज मौसम ऐसा है तो कल मौसम कितना होगा, तो दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन मेथड। रिग्रेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, बेसिकली रेंज पे हम काम कर रहे होते हैं। ये प्राइस रेंज हो सकती है, ये क्वांटिटी रेंज हो सकती है, ये आपकी एक नंबर की भी रेंज हो सकती है जिसके बेस पे आपका रिग्रेशन मेथड काम करता है। लाइक प्रेडिक्ट अ प्राइस ऑफ अ कार। अब एक कार का रेट कितना होगा अगर आपको ये प्रेडिक्ट करना है तो ये एक रिग्रेशन टेक्निक में आ जाएगा। या एक घर का जो रेट है वो कितना होगा अगर आपको ये प्रेडिक्ट करना है तो ये एक रिग्रेशन में आ जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल देख रहा था, तो लाइक एक कॉलोनी है, कॉलोनी 1 में आपको एक फ्लैट है जो 30 लाख का मिल रहा है,
एक दूसरी कॉलोनी है, वहां पे भी एक फ्लैट है जो आपको 32 लाख का मिल रहा है, फिर एक तीसरी कॉलोनी है, वहां पे एक फ्लैट है जो आपको 40 लाख का मिल रहा है। अब ऐसे आपके पास में 4 कॉलोनी और चारों कॉलोनी में 4 अलग अलग फ्लैट हैं, उनके रेट आपके पास में आ गए। तो अब अगर आपको इसे पूछे कि भाई अब एक और कॉलोनी है 5, तो बताइए उस पर क्या रेट होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम तो आउटपुट उसमें नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने तो उसमें कुछ देखा ही नहीं। हमारे पास में केवल इतना ही डेटा है कि कॉलोनी 1 में एक फ्लैट की कीमत 30 लाख है, कॉलोनी 2 में इतने हैं, कॉलोनी 3 में इतनी है। उसके बेस पे ही हमें एक रिजल्ट निकाल के देना है कि भाई कॉलोनी 5 में कितना होगा। तो दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन मेथड, कि कॉन्टिन्यूस डेटा तो है, लेकिन कॉन्टिन्यूस डेटा के पास में फिर इसमें रिग्रेशन के अंदर और भी बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं कि भाई फिर आपका एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो तरीके के डेटा टाइप्स हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट के बेस पर डिपेंडेंट डेटा रिलेट करता है। जैसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए कंपनी की एनुअल सैलरी या एनुअल सेल आपको पता करनी है, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यानी एनुअल सेल, एक कंपनी ने पूरे साल भर में एनुअल सेल कितना किया, ये निकालना, ये एक तरीके का डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड करता है इन सभी फैक्टर्स पर। लाइक उस कंपनी के कितने प्रोडक्ट हैं, फिर उस कंपनी ने कितना उसमें एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया, या इन सब चीजों का अगर एक प्रेडिक्शन करें, बहुत सारी उसकी डेटा फीचर्स हैं जिसके बेस पर ये डिसाइड होगा कि एनुअल सेल कितनी बन रही है। तो एनुअल सेल विल डिपेंड ऑन द सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डेटा। तो इसी तरीके की जो फीचर्स हैं, अब इसमें भी फिर ये भी देखना कि कौन सी इंपॉर्टेंट फीचर है। मान लीजिए एक स्टूडेंट का डेटा है जिसमें रोल नंबर है, उसका नाम है, उसकी मार्क्स हैं और उसकी परसेंटेज है, और उसकी परसेंटेज के बेस पे हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आने वाले कुछ सालों में जब बड़ी क्लास में पहुंचेगा तो वो कितनी परसेंट गेन करेगा। तो अब आप देखिए, एक बच्चे की परसेंटेज क्या होगी आने वाले सालों में, ये मुझे प्रिडिक्ट करना है। तो उस प्रिडिक्शन के लिए रोल नंबर और बच्चे का नाम मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस मेरे पास उस बच्चे की परसेंटेज वाली फील्ड है। तो अब हमें डेटा फीचर्स, यानी कि डेटा कितने तरीके का डेटा है, हम अगर आप कोई डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं मशीन्स को एल्गोरिदम देने के लिए, तो उसमें से भी कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा है, फिर उस इंपॉर्टेंट डेटा का फैक्टर कितना है कि वो हमारे एक्चुअल डेटा से कितना मैच करता है, यानी जो मेरी प्रिडिक्शन है वो उसको कितना रिलेट करती है। रिग्रेशन में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, सच मॉडल्स वर्क ऑन द कॉन्टिन्यूअस डेटा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विश टू प्रिडिक्ट योर नेक्स्ट सैलरी, तो अगली सैलरी अगर आपको पता करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पिछली कुछ सैलरीज का डेटा डालना पड़ेगा। रिग्रेशन के जो डेटा पॉइंट्स हैं, जैसे यहां पर आप एग्जाम्पल देखिए, ये जो ग्राफ यहां पे दिया हुआ है इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं। अब ये डेटा पॉइंट्स हैं, इसमें भी एक्स और वाई एक्सेस है। अब मान लीजिए टेम्परेचर का डेटा दिया हुआ है कि भाई पहले टेम्परेचर इतना था, उसके बाद इतना हुआ, उसके बाद इतना हुआ, इतना हुआ, आगे बढ़ता हुआ। अब मान लीजिए एक बताया गया कि भाई बताइए कि अब यहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा। मान लीजिए ये कहा कि भाई डे 1 पे टेम्परेचर आपका 10 डिग्री था, डे 2 में टेम्परेचर 15 डिग्री हुआ, डे 3 में इतना, डे 4 में इतना, डे 5 में इतना, डे 6 में इतना। अब आपसे एक और प्रेडिक्शन कीजिए कि भाई डे 10 पे कितना होगा। तो अब ये जो डेटा पॉइंट्स है, इन डेटा पॉइंट्स के बीचों बीच एक लाइन हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। जैसे यहां पे एक कर्व्ड लाइन दी है और एक स्ट्रेट लाइन भी चलती है। रिग्रेशन में अलग अलग मेथड्स, अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं। अब इसमें भी कर्व्ड लाइन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि कर्व्ड लाइंस अगर आप देखेंगे तो ये इन डेटा पॉइंट्स के बिल्कुल पास से होकर गुजर रही है। अगर ये बिल्कुल एक कर्व्ड लाइन होती है, ऐसे सीधी करके एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती, वो कई डेटा पॉइंट्स के एक्चुअल डेटा को छोड़ देती। और कई बार जब हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं रिग्रेशन के अंदर, तो वो कई बहुत ज्यादा बायस्ड होती है, वो बहुत ज्यादा डेवलपर के बेस पर काम करती है। वो डेटा एक्चुअल डेटा पॉइंट्स पे काम नहीं कर रही होती, वो बायस्ड डेटा पे काम कर रही होती है। फिक्स फॉर्मूला होता है, एक फिक्स सेटिंग होती है, उस सेटिंग के बेस पे ही वो रिजल्ट निकाल के देती है। और अगर हम इसकी कर्व्ड लाइन की बात करें तो ये डेटा पॉइंट्स को वैल्यू करती है और डेटा पॉइंट्स के पास से गुजरती है। तो ये कहीं ज्यादा एक्चुअल रिजल्ट, एक्यूरेसी रिजल्ट देगी जो डेटा से मैच करता हुआ होगा। रिग्रेशन के बारे में और कुछ एग्जांपल्स के बारे में अगर हम समझे तो लाइक वेदर फोरकास्टिंग इसका एक एग्जांपल हो सकता है। कार प्राइस का मैंने बता दिया। शेयर के रेट कितने होंगे आने वाले समय में एक पर्टिकुलर शेयर के, तो ये भी एक आपका रिग्रेशन का एग्जांपल हो सकता है। प्रिडिक्ट नेटफ्लिक्स मंथली इनकम, अब मान लीजिए नेटफ्लिक्स की मंथली इनकम कितनी है ये पता करना है, तो वो भी एक कॉन्टिन्यूस डेटा पे काम करेगी कि भाई पिछले कुछ सालों में उसकी इनकम कितनी रही है। तो रिग्रेशन करती है कॉन्टिन्यूस डेटा पे काम और क्लासिफिकेशन करता है डिस्क्रीट डेटा सेट पे काम। तो ये इसका एक तो मेन
डिफर पॉइंट है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, दोनों ही सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है। चलिए अब बात कर लेते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की। एन अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल वर्क्स ऑन अनलेबल्ड डेटा सेट। यहां पे डेटा का लेबल नहीं होता, यानी यहां पे आपके पास में आउटपुट नहीं होती। अगर हम सुपरवाइज्ड की बात करें तो सुपरवाइज्ड में इनपुट और आउटपुट दोनों दी होती हैं। उसमें ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा के साथ में हम डेटा को जो है ट्रेन कराते हैं, मशीन को ट्रेन कराते हैं। वहां पे कुछ सुपरविजन होता है, कुछ गाइड होता है, लेकिन अनसुपरवाइज्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अनसुपरवाइज्ड में कोई आउटपुट नहीं होती, ओनली इनपुट होता है, और उस इनपुट के बेस पे ही वो फिर कुछ चीजें तय करता है और उसके बिहाफ पे वो रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग का एक एग्जांपल मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे भी लगा। लाइक पीके मूवीज में दिखाते हैं कि आमिर खान जो होते हैं वो बिल्कुल एक अनसुपरवाइज लर्निंग की तरह है, कि उनके पास में जो डेटा आ रहा होता है वो चीजों को समझ रहे होते हैं कि भाई लोग कैसे हैं, क्या है। उन्होंने पहली बार ये जो है एक जो वर्ल्ड है ये देखा है, और इस वर्ल्ड में किस किस तरीके के लोग हैं, कैसे कैसे वो कैटेगराइजेशन कर रहा होता है। तो यहां पे हम अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनसुपरवाइज्ड जिसमें डेटा का लेबल्ड नहीं है, यानी हम खुद ही उसमें डेटा को ना एक कैटेगरी वाइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या पैटर्न निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। दिस मीन्स दैट द डेटा विच इज फैड टू द मशीन इज रैंडम। मशीन में डेटा कुछ भी जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक ऐसी जगह जाके खड़ा कर दिया जाए और आपको जो कुछ दिख रहा है उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, कोई नहीं जान रहे कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब आप देखेंगे किसी चीज को तो आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। लाइक पिक वन ऑड द आउट, आप एक जैसे चीजों को एक तरफ रखने की कोशिश करेंगे, और जो चीजें आपको समझ में आएंगी ये इस कैटेगरी में डाल देनी चाहिए, आप अपने आप ही अडॉप्ट करेंगे और कुछ कैटेगरीज बनाएंगे और उन्हें इस कैटेगरी में डालने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। टू द मशीन इज रैंडम, मशीन में डेटा भी रैंडम होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन हु इज ट्रेनिंग द मॉडल डजंट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, और उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो डेटा सेट उस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जा रहा है। The unsupervised learning models are used to identify relationships, patterns, and trends out of the data which is fed into it. तो जैसा मैं आपसे बात कर रहा था, सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन कर रहे थे। क्लासिफिकेशन में हम कैटेगराइज निकाल रहे थे कि या तो यस या तो नो, या तो मेल या तो फीमेल, जैसे बाइनरी की मैं बात कर रहा था, या मल्टीपल अगर उसमें कुछ कैटेगरीज क्लासिफाइड करनी है। और रिग्रेशन में हम कॉन्टिन्यूस डेटा पे काम कर रहे थे। जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं पैटर्न, हम देख रहे हैं रिलेशनशिप क्या बन रही है, हम देख रहे हैं कि ये कुछ क्या ऐसा लॉजिक बनने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा करने से ऐसा हो पा रहा है। तो वो एक्सपीरियंस के आधार पे मशीन ये डिसाइड कर रही है कि ये पैटर्न बन के निकल करके आ रहा है, ये रिलेशंस जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। यहां पर देखिए कि मल्टीपल सैंपल्स है और मल्टीपल सैंपल्स के बेस पे ये पैटर्न मिला है, तो ये शायद इससे मैच करके ये रिजल्ट मिल जाए। तो इस तरीके का जो काम हो रहा है वो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हो रहा है। इट helps the user in understanding what the data is about and what are the major features identified by the machines in it. तो ये आपका अनसुपरवाइज लर्निंग में काम हो रहा है। यहां पे एक एग्जांपल भी दिया है। फॉर एग्जांपल, यू हैव अ रैंडम डेटा ऑफ 1000 डॉग इमेजेस and you wish to understand some pattern out of it, you would feed this data into the unsupervised learning model and would train the machine on it. After training, the machine would come up with patterns which it was able to identify out of it. The machine might come up with pattern with already known to the user like color, or it might even come up with something very unusual like the size of the dog. अब मान लीजिए आपने 1000 कुत्तों की जो फोटो है वो आपने मशीन लर्निंग के मॉडल में डाली और आपने नहीं बताया कि कौन सा कुत्ता है, कैसा कुत्ता है, क्या है, नथिंग। तो अब क्या करेगा, अनसुपरवाइज लर्निंग है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कलर के हिसाब से कुत्तों को अलग कर सकता है, वो साइज के हिसाब से कुत्तों को अलग कर सकता है, और वो डिपेंड कर सकता है कि कुत्तों की इमेजेस कैसी है, उसके हिसाब से वो अलग अलग तरीके की जो कैटेगरी वो बना सकता है। पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, वो उन पॉसिबिलिटीज पे काम करना शुरू करेगा। तो दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें एक बहुत बेहतर जो कैटेगरी आती है, जैसे अभी हम सुपरवाइज लर्निंग के बारे में बात कर रहे थे, उसमें क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन था। यहां पे आता है क्लस्टरिंग मेथड। क्लस्टरिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अनसुपरवाइज लर्निंग को समझेंगे।
क्लस्टरिंग में क्या होता है? इट इज रेफर्स टू द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम विच कैन क्लस्टर द अननोन डेटा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न और ट्रेंड्स आइडेंटिफाइड आउट ऑफ इट. The patterns observed might be the ones which are known to be the developer, or it might even come up with the some unique pattern out of it. तो यहां पे ये क्या करता है? ये कैटेगराइज करने की कोशिश करता है. यहां पे ये देखता है कि कितने तरीके का मल्टीपल डेटाज यहां पे इकट्ठा हो सकता है और वो उसको अलग अलग करने की कोशिश करता है. मान लीजिए आपको बहुत सारी शेप्स दे दी गई, तो अब उन शेप्स में कुछ स्क्वायर हैं, कुछ सर्कल हैं, कुछ ट्राइंगल्स हैं, और इस तरीके की शेप्स को अब आपको दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ट्राइंगल्स एक तरफ करेंगे, सर्कल एक तरफ करेंगे, स्क्वायर एक तरफ करेंगे. तो ये क्या है? ये एक तरीके का क्लस्टर है, यानी एक तरीके की ग्रुपिंग यहां पे हम कर रहे हैं और उस क्लस्टर की हेल्प से हम डेटा को कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ यूनिक पैटर्न्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि डेटा कितने तरीके का डेटा यहां पे इस्तेमाल हो रहा है. अब बात करते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन. अब ये जो डायमेंशनलिटी रिडक्शन है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं कि आपके पास में बहुत ज्यादा डेटा है. अब उस बहुत सारे डेटा में आपके काम का डेटा कितना है, उसके हिसाब से आप अपने डायरेक्शन को तय करते हैं. जैसे मान लीजिए आप एक बीच रास्ते में खड़े हैं और आपको किसी ने कहा कि भाई आपको एक पर्टिकुलर उस पॉइंट पे जाना है या आपको वहां से कुछ दिखाई देना है. अब आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट को सर्च करना है, लेकिन किसी ने आपको एक आइडिया दी कि नॉर्थ साइड में हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? साउथ, ईस्ट और वेस्ट तीन साइड को छोड़ देंगे. अब आप केवल नॉर्थ साइड की तरफ आगे बढ़ेंगे. इसी तरीके से हुआ क्या कि आपने तीन डायरेक्शन छोड़ी, एक डायरेक्शन चूज की, जैसे आपको गाइडेंस मिली थोड़ी सी. यहां पे भी डायमेंशनलिटी रिडक्शन कर क्या रहा है कि आपके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है. यहां पे दो फीचर, दो तरीके से काम होता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन के अंदर. या तो आपका फीचर सिलेक्शन होता है या फीचर का एक्सट्रैक्शन होता है. अब जैसे मान लीजिए फेस को रिकॉग्नाइज करना हो, या आप देखिए गूगल पे जब आप कुछ सर्च करते हैं तो बहुत सारा डेटा होता है. अब उसमें से भी डेटा को माइन करना कि वही डेटा मिले जो आपके काम का है, दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग. अब क्या टेक्स्ट माइनिंग इसे कह लीजिए, तो ये भी एक तरीके की डायमेंशनलिटी रिडक्शन है कि इतनी वर्ल्ड ऑफ की जो लेंथ में अगर आप बात करें, बिलियंस ऑफ करोड़ों वेबसाइट्स होंगी और उन करोड़ों वेबसाइट्स में अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो केवल आपके रिलेटेड आपको स्पेसिफिक रिजल्ट्स निकल के आता है. तो ये क्या है? डायमेंशनलिटी रिडक्शन है. इसमें देखो कितनी बड़ी एल्गोरिथम गूगल्स ने यूज की होगी. इमेज का रिट्रीव करना है या बिग डेटा को विजुअलाइज करना है, इस सब में डायमेंशनलिटी रिडक्शन काम करता है. अगर हम इसको और थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, वी ह्यूमंस आर एबल टू विजुअलाइज अप टू 3 डायमेंशन. मानकर चलते हैं कि जो हम मनुष्य हैं वो 3 डायमेंशन तक देखते हैं ओनली. बट अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ थ्योरीज एंड एल्गोरिथम्स देयर आर वेरियस एंटिटीज विच एग्जिस्ट बियॉन्ड 3 डायमेंशन. लेकिन ऐसी बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, एल्गोरिथम भी, जो कहते हैं कि केवल 3 नहीं, मल्टीपल डायमेंशन हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग the words are considered to be n-dimensional entities, which means that we cannot visualize them as they exist beyond our visualization ability. तो NLP के थ्रू हम बात करें तो n-dimension entities हो सकती हैं. So to make sense out of it, we need to reduce their dimensions. Here, dimensionality reduction algorithm is used. तो कौन सी एल्गोरिथम यहां पे काम करेगी? वो है डायमेंशनलिटी रिडक्शन. As we reduce the dimensions of an entity, the information which it contains starts getting distorted. For example, if we have a ball in our hand, it is 3 dimension right now. But if we click its picture, the data transferred to 2D. मान लीजिए एक 3 डायमेंशन में हम बॉल को देखते हैं तो 3 डायमेंशन दिखती है, लेकिन अगर आप उसी की पिक्चर क्लिक करें तो डायमेंशन आपका 2D में हो जाता है. अब ये जो 2D डायमेंशन की एंटिटी है, अगर आप देखिए कि अभी तक वही डेटा था, सेम इंफॉर्मेशन है, वो पहले 3 डायमेंशन में थी जिसमें मशीन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी एक ऑब्जेक्ट को समझने के लिए. लेकिन वहीं अगर वो एक पिक्चर क्लिक हो गई तो अब उसका क्या हुआ? डायमेंशन रिड्यूस हो गया. पहले 3D थी, वो 2D में आ गई. तो जैसे ही डायमेंशन रिड्यूस हुआ, प्रोसेसिंग पावर कम लगी, मशीन ने प्रेडिक्शन को, रिजल्ट को फास्ट करना शुरू किया. तो 2 डायमेंशन में इजी कंटेंट नजर आया. Now, as soon we reduce 1 dimension, at least 50% of the information is lost, as now we will not know about the back of the wall.
लेकिन ये भी सच है कि जैसे ही 2D में आया तो हमें उसके पीछे का हिस्सा नहीं पता चलेगा, क्योंकि 2D में केवल फ्रंट का हिस्सा हमें दिख रहा है। तो वेदर द बॉल वॉज ऑफ द सेम कलर एट द बैक और नॉट, ये पता लगा मुश्किल हो जाएगा। और वॉज इट जस्ट अ हेमिस्फेयर। इफ वी रिड्यूस द डायमेंशन फर्दर, मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन विल गेट लॉस्ट। होता क्या है कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन में दोनों चीजें होती हैं। आपके जो काम का डेटा है, अगर वो आपको मिलता जा रहा है, आप एक सही वे पे चल रहे हैं, सही आपको रास्ता मिल गया है, तो वो डेटा अननेसेसरी डेटा छटता जाएगा, और वो अननेसेसरी डेटा छटेगा तो जिस डेटा पे आप काम कर रहे हैं उसकी ओर आप आगे बढ़ जाएंगे, प्रोसेस कर जाएंगे। लेकिन अगर और ज्यादा इसको डायमेंशनली जब रिड्यूस भी करते हैं, उसके दोनों फैक्टर है, इसका प्लस फैक्टर भी है, माइनस फैक्टर भी है। माइनस फैक्टर ये कि मान लीजिए आपको जाना जिस दिशा में था वही दिशा का डेटा डायमेंशन रिड्यूस हो गया, तब क्या करेंगे? तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि डायमेंशन रिड्यूस का कुछ एक इसमें कर्ज भी है, एक बून पॉइंट भी है, एक आपका बेनिफिट भी है, तो वहीं पे कई बार आपको बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो it will reduce the dimensional further more than the more information will get lost. Hence, to reduce the dimensions and still be able to make sense out of the data. देखिए यहां पे एक लाइन लास्ट में लिखी है कि डायमेंशन रिड्यूस हो लेकिन एंड स्टिल बी एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ डेटा, लेकिन डेटा की सेंस बनी रहनी चाहिए। सो वी यूज डायमेंशनलिटी रिडक्शन मेथड। तो डेटा की माइनिंग करते वक्त, डेटा को विजुअलाइज करते वक्त, फेस को रिकॉग्नाइज करते वक्त, ऐसी बहुत सारी फीचर्स में हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन का यूज करते हैं, लेकिन उसका एक केयरफुल यूज हो ताकि डेटा की सेंस बनी रहे, डेटा का पैटर्न बना रहे। तो ये सारे प्रोसेस को भी हमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है। लास्ट आते हैं आपकी इवैल्यूएशन स्टेज के बारे में। तो इवैल्यूएशन स्टेज, देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे, यहां पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट साइकिल की बात कर रहे थे, जिसमें आपने अभी बहुत पहले स्टार्टिंग में पढ़ा होगा डेटा एक्विजिशन, प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज पढ़ी, फिर डेटा एक्विजिशन, फिर डेटा एक्सप्लोरेशन जिसमें विजुअलाइजेशन आया, उसके बाद मॉडलिंग स्टेज। तो अभी हम मॉडलिंग स्टेज को हमने यहाँ कवर अप किया है, जिसमें मॉडलिंग के अंदर आपने रूल बेस्ड, लर्निंग बेस्ड, फिर लर्निंग के अंदर आपने सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, फिर सुपरवाइज्ड के अंदर भी आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, और फिर आपने अनसुपरवाइज्ड में पढ़ा क्लस्टरिंग और ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन। एक और तीसरा इसमें आ जाता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसके बारे में भी डिस्कशन यहाँ पे नहीं किया गया है। तो ये मॉडलिंग स्टेज यहाँ पे ओवर हुई है, और मॉडलिंग स्टेज के बाद एक लास्ट स्टेज आती है जिसे कहते हैं इवैल्यूएशन स्टेज। सो वंस अ मॉडल हैज बीन मेड एंड ट्रेन्ड, जब एक मॉडल बन जाता है, देखिए मॉडल बनता है कई फैक्टर पे, एक्यूरेसी के फैक्टर पे भी बनता है, कितने उसने माइनर रिडक्शन की है, एरर कितनी कम आई है, उसके बेस पर भी रिजल्ट्स तैयार होता है। और जब एक मॉडल तैयार होता है, ट्रेंड हो जाता है, इट नीड्स टू गो थ्रू प्रॉपर टेस्टिंग सो दैट वन कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल। और फिर हम क्या करते हैं, प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं उस मॉडल की, उस डेटा के साथ में डाल करके। हेंस द मॉडल इज टेस्टेड, और अब मॉडल हमने टेस्ट कर लिया है with the help of testing data which was separated out of the acquired data set or data acquisition stage, and the efficiency of the model is calculated on the basis of the parameters mentioned below। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा था अभी कि जब आप इवैल्यूएशन करते हैं, कौन सा मॉडल आपको चूज करना है, तो उस पर कुछ पैरामीटर्स आप देखते हैं, लाइक एक्यूरेसी कितनी आई है उस मॉडल की, प्रेसिशन कितना आया है, रिकॉल उसने कितना किया, और F1 स्कोर क्या है। तो आगे वाली स्टेजेस के बारे में हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि इवैल्यूएशन में और कुछ क्या होता है, और इवैल्यूएशन के इस लेवल पर फिर जो हमें रिजल्ट मिलता है हम उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन स्टेज। फर्दर इसके बारे में और डिटेल में पढ़ने जाएंगे हम, लेकिन यहां तक ये पूरा आपका एआई प्रोजेक्ट साइकिल कंप्लीट होता है। और आपको इसमें कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपको लगता है कि हमें कुछ और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो हमें गाइड करिए, हम उसको इंप्रूव जरूर करेंगे।